हेलो बच्चों, हाय स्टूडेंट। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं। चर्चा का विषय देखते हैं। बहुत दिनों से हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, तो ये चर्चा का विषय है और आज का विषय है हमारा समान नागरिक संहिता। ये इशू समान नागरिक संहिता, ये मुद्दा जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, या फिर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है, तो आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है हमारा यूसीसी। खास तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा फोकस की है। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेने वाला, राजनीतिक पार्टियां वो समान नागरिक संहिता की डिमांड बिल्कुल वक्त के साथ में करती जा रही है, या यूसीसी बनाना है, इस पे बात होती है। तो हम देखें यूसीसी होता है, क्यों जरूरी है यूसीसी, और यदि यूसीसी बनेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा और नहीं बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है यूसीसी या समान नागरिक संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर यूसीसी बोलते हैं, वो क्या है। देखिए, संहिता मतलब एक तरीके से कानून हम मान सकते हैं, है ना। कोड मतलब आप मान लो कि वो कानून है। ठीक है, यहाँ पे बात होती है एक देश एक कानून। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक देश एक कानून की परंपरा चलती है। वहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कानून नहीं बनता है, वहाँ पे जो कानून है उसके हिसाब से फिर लोगों को रहना पड़ता है। जैसे कई सारे देश वहाँ पे हैं, कई सारे देश ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने धर्म के हिसाब से कानूनों को बना के रखा है। कई सारे देश जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है। पर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के आधार पर क्या समान नागरिक संहिता होना चाहिए, या फिर एक देश और एक कानून होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो कानून होता है वो कितने टाइप का होता है। जो यूसीसी होता है, या हम लोग यहाँ पे यूसीसी ना बोल के जो कानून है इसकी बात करें, तो जो कानून होता है ये दो तरीके का होता है। एक कानून होता है क्रिमिनल, और एक जो कानून बनता है वो है सिविल आधार। एक कानून बनता है क्रिमिनल, है ना, जो क्राइम होता है, क्राइम के हिसाब से आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा जो हम लोग देखते हैं, है ना, आईपीसी की धारा के तहत इतना होता है। तो क्रिमिनल कानून लगभग सबके लिए बराबर है। एक देश एक कानून, ये यहाँ पर है क्रिमिनल ले। जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके लिए कानून एक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू वाले ने कत्ल कर दिया, हिंदू वाले ने खून किया तो उसकी सज़ा अलग है, मुस्लिम ने कत्ल कर दिया तो उसकी सज़ा अलग है, सिख ने कत्ल कर दिया तो उसकी सज़ा अलग है। कत्ल है इसका मतलब, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी संवैधानिक पद पे हो, उसके लिए यदि वो क्रिमिनल है तो उसके लिए सजा जो होगा वो वही रहेगा। ये तो हो गया क्रिमिनल में। तो एक देश एक कानून यहाँ पे है, एक देश एक कानून यहाँ पे। तो फिर ये यूसीसी की जरूरत हमको क्यों है? हमको यूसीसी की जरूरत है सिविल, जो सिविल कानून है उसमें एक देश एक कानून नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, उनकी परंपराओं के आधार पे, उनकी मान्यताओं के आधार पे। मुस्लिमों के लिए अलग कानून, उनकी परंपराओं के आधार पे। सिखों के लिए अलग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अलग, है ना। ये आरक्षण वाली बात नहीं हो रही ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को हो सकता है कि क्या आरक्षण वाली बात हो रही। नहीं, आरक्षण की बात नहीं हो रही, ये कानून की बात हो रही है। तो प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के लिए कानून अलग अलग है। जैसे हिंदुओं के लिए हम जाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट आ जाता है, हिंदुओं में विवाह पद्धति किस तरीके से होगी, हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था किस तरीके से होगी। पर क्या जो हिंदुओं का कानून है, जो हिंदुओं की मान्यताओं का कानून है, वही मुस्लिमों के लिए है? यदि आपको विवाह करना है तो हिंदुओं में विवाह की स्थिति अलग, मुस्लिमों में विवाह की स्थिति अलग। ये तो संबंध बनाने की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, आपने संबंध बनाया, आपने परिवार बढ़ाने के लिए संबंध बनाया, तो आप अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से संबंध बना सकते हैं। जैसे हिंदू है, 7 फेरे लेने हैं तो वो 7 फेरे लेके अपना विवाह जो है वो कर सकते हैं। मुस्लिमों के साथ में जो उनके रीति रिवाज है वो उसके हिसाब से। पर जब किसी तरीके के विनाश की बात आ रही है या कानून के दुरुपयोग की बात आती है,
जैसे हिंदुओं को तलाक लेना है तो वो कानूनन तलाक होगा। कोई भी हिंदू अपनी पत्नी को सीधा सीधा ऐसी तलाक नहीं दे सकता। लेकिन कुछ धर्मों में ये चीज़ होता है, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, है ना, या इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो उनकी जो कानून बनी हुई है उस कानून के तहत वो लोग फॉलो करते हैं। तो क्या हमारा जो संविधान है, हमारे जिस संविधान ने कानून बना के रखा है वो कानून उनके लिए लागू नहीं होना चाहिए? तो ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत पहले से चला आ रहा है और इस मुद्दे पे बातें बहुत सारी हो गई हैं। अब ये कोशिश किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। भारत में सिर्फ गोवा ही ऐसा जगह है जहाँ पर समान नागरिक संहिता है, या फिर एक राज्य एक कानून का जो विषय है वो वहाँ पे है। यूसीसी जो है वो लागू है सिर्फ गोवा में। भारत के अन्य राज्य में या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में ये नहीं है। ठीक है, तो क्या इसकी वाकई में ज़रूरत है? तो ये प्रक्रिया होता है हमारा यूसीसी का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यूसीसी समझ में आ गया होगा कि परंपराओं के आधार पर जो कानूनी मान्यताएं हैं उस कानूनी मान्यताओं को ना मानकर सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जैसे यदि संबंध विच्छेद का कानून हिंदुओं के लिए जैसा है, मुस्लिमों के लिए भी वैसे ही हो, सिख के लिए भी हो, हिंदू जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के लिए भी वैसा हो। कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनमें बहुपत्नी विवाह की परंपरा है, या कुछ धर्मों में भी बहुपत्नी विवाह की परंपरा है। तो क्या भारत में ये लागू किया जा सकता है? हिंदुओं में एक पत्नी विवाह की परंपरा रही है और कानूनी रूप से वही परंपरा को मान्यता दी जाती है। यदि कोई हिंदू व्यक्ति किसी और स्त्री के साथ विवाह करे तो उसको नाजायज़ माना जाता है, या उसको वो अधिकार संभवतः नहीं मिलता है, या नहीं मिलता, कानूनन रूप से तो नहीं मिलता है। लेकिन दूसरे धर्मों में या कुछ अनुसूचित जाति, कुछ ट्राइबल्स में ये चीज़ें जो होती हैं ये पारंपरिक तौर पे चली आ रही हैं। तो यूसीसी की मांग इसीलिए की जाती है कि भारत में एक देश है तो एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़े से इतिहास में जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हैं, जबकि अन्य देशों की हम बात करें तो अन्य देशों में एक ही कानून है और उसी कानून के आधार पर चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं, है ना, मैं किसी देश का भी विशेष नाम नहीं लूँगा। जैसे यदि आप अमेरिका की भी बात करो तो एक कानून ही वहाँ पे चलेगा, वहाँ धर्मों के हिसाब से अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, तो इस मामले में वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत आगे हैं। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी जो रूढ़िवादी मान्यता है, हमारी जो परंपरा है, हमने उनके हिसाब से कानूनों को बना के रखा है। और ख़ास तौर पे जब हमारे ऊपर देश के कानून को लागू करने की बात की जाती है तो वो वहाँ पर मतलब एक टकराव की स्थिति निर्मित होती है। तो क्या ये वाकई में सही है कि देश का जब एक कानून है तो उसी कानून को मान्यता मिलना चाहिए? ठीक है, तो इतिहास में यदि हम बात करें तो इतिहास में 1835 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उस समय इसको लेकर एक विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और इसके लिए एक कानून बनाने की भी बात हुई थी कि एक देश एक कानून के तहत जो जितने भी कानून हैं उनको एक माना जाए। और जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय कानून और अलग होता था कि अंग्रेज़ों के लिए अलग कानून होता था, फिर भारतवासियों के लिए अलग कानून है। अब उस भारतवासियों में भी भारत के अनेक धर्म के लोगों के लिए अलग कानून, फिर अनेक धर्मों में अनेक पंथ जो आने लगे उनके लिए अलग कानून, अनेक जातियों के लिए अलग। तो पहले जो कानून होता था वो कानून परंपराओं के आधार पर वो अपना माना करते थे। तो 1835 में एक कोशिश की गई कि संधियों का जो कानून है या लाइसेंस का जो कानून है या अपराध का कानून है, सबूत के लिए, अनुबंध के लिए एक कानून बनाने की बात हुई। लेकिन 1835 में भी जो इसको 1835 में जो कानून बनाया गया उसको 1840 में लागू कर दिया गया। 1840 में जो कानून लागू हुआ वो भी क्रिमिनल वाला ही लागू हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का व्यक्ति है या यूरोप का कोई व्यक्ति है, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी किसी का मर्डर कर दे तो उसको भी वही सज़ा होगी जो किसी हिंदुस्तानी को होगी, और वो हिंदुस्तानी चाहे किसी भी विशेष धर्म का हो, जाति का हो या लिंग का हो, उसके लिए सज़ा जो होगा वो उतना ही होगा। उसको भी क्रिमिनल जो कानून है उसी के तहत लागू किया गया था। उसमें जो सिविल कानून है वो अलग से नहीं बनाया गया, और सिविल कानून है जो धार्मिक मान्यताओं पे जो कानून चल रहा था वो धार्मिक मान्यताओं पे चलने वाले कानून को वैसे ही माना गया। हालांकि कुछ जो
अलग तरीके से, जैसे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के लिए कानून बनाया। तो इस तरीके से जो पुराने रूढ़िवादी जो परंपराएं चल रही थी, जो गलत परंपराएं थी, उनके लिए भी कानून बनाना पड़ा। लेकिन वो जो कानून बना, कानून बनने के बावजूद भी बहुत सालों तक वो प्रक्रिया जारी रही, ठीक है। तो अभी वर्तमान में यदि हम देखें, देखिए 1835 में जो चालू हुआ उसको लागू किया गया 1840 में, और 1840 के बाद में वो चलती रही। यदि हम आज़ादी के बाद की स्थिति देखते हैं तो आज़ादी के बाद 1941 में एक BN राव समिति बनी। बाद में इनको एक जो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में लाया गया था BN राव को। तो BN राव की जो समिति बनी थी 1941 में, ये समान नागरिक संहिता को लेकर ही समिति बनाई गई थी। हालांकि इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, ठीक है। इसके बाद 1948 में हिंदू कोड बिल पे बात हुई। ये BN राव समिति ने जो सिफारिशें की, उस सिफारिश के आधार पर 1948 में हिंदू कोड बिल लाया गया। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पे बहुत गहरा विचार हुआ, बहुत विवाद की स्थिति निर्मित हुई। कुछ हिंदुओं ने इसका समर्थन किया तो कुछ हिंदुओं ने इस पर अपने जो विरोध है, विरोध प्रदर्शित किया। तो 1948 में ये हिंदू कोड बिल जो है ये किसी तरीके से नहीं आ पाया, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ पे दबाव था। एक दबाव ये था कि ये कोड बिल सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों। यदि विशेष बात किया जाए तो भारत में सभी धर्म के लोग, 1948 में जब देश आज़ाद हो गया तो सभी धर्म के लोग थे वहाँ पे। ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम नहीं थे, हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, सभी धर्म के लोग थे। तो एक कोड बिल जो लाना है वो सिर्फ एक विशेष हिंदुओं के लिए क्यों लाया जाए, या कानून बनाने की बात हो रही थी तो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों कानून बनाया जाए। तो इसको लेके बहुत विवाद हुआ। 1951 में BR अम्बेडकर जी ने इसको लेके एक बार फिर दबाव बनाना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत हद तक समर्थन में भी आ गए थे, लेकिन उनके सांसद जो रहे उन्होंने विरोध किया और इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू पीछे हट गए और BR अम्बेडकर जी को फिर वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। BR अम्बेडकर जी ने जो अपना इस्तीफा दिया था वो कारण वही था हिंदू कोड बिल। BR अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो हिंदुओं में गलत परंपराएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, गलत तरीके से रूढ़िवादिता जो चली आ रही है उसको दूर किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का भरपूर प्रयास किया। इस तरीके से ये जो समान नागरिक संहिता है, ये समान नागरिक संहिता कोई आज का विषय नहीं है। समान नागरिक संहिता में बातें बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। 1956-55 में जो हिंदू कोड बिल था, इसको बाद में 1955 और 1956 में 4 टुकड़ों में लाया गया था। ये 4 टुकड़े कौन कौन से थे तो मैं बता दूं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट ये है हमारा 1955। दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये है हमारा 1956। तीसरा है हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये है हमारा 1956। और चौथा है हिंदू गार्जियनशिप एक्ट। ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे, 1956, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। ये पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारी जो विवाह पद्धति है, कानूनन रूप से हमारी जो विवाह पद्धति है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होता है ना। शादी के बाद जो तलाक की स्थिति बनती है या तलाक लेना है तो किस तरीके से लेना है, हम कानूनन तलाक ले सकते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप कानूनन उसको तलाक ले सकते हो। आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसमें आप कोई विशेष शब्द की बात करो और तलाक आपका हो जाए, जैसे मुस्लिमों में होता है या किसी और धर्मों की हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में। फिर एडॉप्शन आया, गोद लेने का, 1956 में, कि किस तरीके से गोद लिया जा सकता है, कानूनी मान्यता कितनी होगी, किसी गोद लिए बच्चे की कानूनी मान्यता कितनी होगी।
फिर आया गार्जियनशिप एक्ट आया 1956 में। ठीक है, इस तरीके से जो एक्ट आया हिंदुओं के लिए, ये जो हिंदू कोड बिल का विवाद था ये बाद में जाके सॉल्व हुआ और इसी के तहत वो सॉल्व हुआ, है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधान की हम बात करें तो संविधान का आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कानून के समक्ष समानता। संविधान की स्थिति में बात करते हैं तो आर्टिकल 14 धारा 14 कानून के समक्ष समानता मूल अधिकारों में से एक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है कि कानून के समक्ष समानता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, वह व्यक्ति कानून के समक्ष क्या रहेगा, समान रहेगा। ये हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सबकी बराबर समानता होगी, लेकिन ये भी कहता है किसके मामले में, क्रिमिनल प्रोसीजर के मामले में। ये कानून के समक्ष समानता की जब बात आती है तो इसमें एक विरोध की स्थिति बन जाती है। हमारा आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल 24 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। अब ये थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे रहेंगे, समान रूप से रहेंगे। कानून जो है सभी व्यक्तियों को समान नजरिए से देखेगा। और आर्टिकल 24 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लोगों को अपने धर्म के अनुरूप चलने का अधिकार है, उनका जो धर्म कहता है उस धर्म के हिसाब से वो चल सकते हैं। तो अब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 24 यदि हम दोनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में विरोधाभास आता है। और ये जो यूसीसी की जो विवाद चलता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से चलता है। यदि भारत में एक देश एक कानून ला दिया जाए तो कानून के समक्ष समानता तो आ जाएगी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उनकी जो धार्मिक परंपरा है, वो जिस धर्म को लेके चलते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी करते हैं और कुछ राजनीतिक दल समक्ष। देखिए, अनुच्छेद 14 को लेके कानून की समानता की जब हम बात करें तो हमको लगता है कि सभी की समानता बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब अनुच्छेद 24 की बात करें, क्योंकि भारत जो है, भारत में धर्म अनेक पंथ के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। अन्य देशों में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पर एक बहुसंख्यक है, एक अल्पसंख्यक है। भारत में तो ऐसा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सभी धर्मों के लोग हैं। और भारत में सभी धर्मों के लोगों को बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है। भारत का जो संविधान होता है वो किसी एक विशेष धर्म को ताकत दे के नहीं रखता है, सभी धर्मों को बराबर ताकत दे के रखता है। ठीक है, एक है अनुच्छेद 44, ये 3 अनुच्छेद हैं जिसको हमको थोड़ा सा याद रखना है। अनुच्छेद 44 जो है नीति निदेशक सिद्धांत है, और नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य जो है समान नागरिक संहिता बनाए रखने का प्रयास करेगा, तो ये एक राज्य का विषय बन जाता है कि समान नागरिक संहिता बनाना है, तो वो राज्य के विषय के अंतर्गत आएगा कि राज्य अपने अंतर्गत अपने राज्य के लोगों के लिए किस तरीके से समान कानून बनाएगा, और समान कानून बन भी गया तो बनने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो करवाना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कानून बनने के बावजूद भी अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं, है ना, जैसे बाल विवाह का कानून बन गया कि बच्चों का विवाह नहीं कराना, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है कि अभी भी बाल विवाह का परंपरा चलता है। तो हम रूढ़ियों और परंपराओं को लेकर जो हमने कानून बना के रखा है वो कानून इतना जल्दी तो टूटने वाला नहीं, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस उसमें नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों कहा जा रहा है कि समान देश समान कानून होना चाहिए या एक देश एक कानून होना चाहिए। तो क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है, क्या वाकई में यूसीसी की आवश्यकता है हमको, या फिर बिना यूसीसी के जब देश इतने सालों तक चल पड़ा है तो क्या आगे भी देश नहीं चल सकता है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक तो यूसीसी नहीं बना, समान नागरिक संहिता नहीं बना, तो अभी तक देश चला ना, तो क्या आगे हमारा देश नहीं चल सकता है। तो चलिए आवश्यकता पे जोर देते हैं, और सबसे पहली आवश्यकता है लैंगिक समानता की स्थिति।
हमारे लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। क्यों जरूरी है? समान नागरिक संहिता जरूरी है इसलिए कि लैंगिक समानता की स्थिति निर्मित होगी। लैंगिक समानता की स्थिति का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमारे देश में अभी भी लैंगिक समानता की स्थिति को माना जाता है। बच्चों को पढ़ने का अधिकार है तो बच्चों में गर्ल्स हो बॉयज़ हो, लड़का हो लड़की हो, समान अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दोनों के लिए दिया गया है। घूमने की आज़ादी है, परंपरा है घूमने की, आप कहीं भी रह सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। मैरिज एक्ट के आधार पे किसी से भी विवाह किया जा सकता है। लड़की अपने मनपसंद के लड़के से विवाह कर सकती है, लड़का अपने मनपसंद के लड़के से विवाह कर सकता है। ये सब कानून में है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका अभी तक कोई कानून नहीं बना है। ख़ास तौर पे कुछ विशेष धर्मों में, जैसे यदि हम 3 तलाक मुद्दे की हम बात करते हैं तो क्या महिलाओं को सिर्फ 3 शब्द कह देने से तलाक की स्थिति निर्मित हो जाएगी? या उनके कुछ विशेष अधिकार है, जैसे जब तलाक हो जाता है तो भरण पोषण की भी स्थिति जब होती है तो वो अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पे होता है, वो कानूनन नहीं होता है। मुस्लिमों में या अनेक धर्मों में हम बात करते हैं, यहाँ पे किसी विशेष धर्म को लेकर चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो महिलाएं, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं या जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाएं हैं, उनके भरण पोषण की जब बात आती है तो वहाँ पे समानता की स्थिति कई बार दिखाई नहीं देती है। तो लैंगिक समानता के लिए हमको यूसीसी की जरूरत है। पर इसमें सवाल ये भी आ जाता है कि क्या यूसीसी आने के बाद लैंगिक समानता की स्थिति निर्मित हो जाएगी, या लैंगिक समानता के लिए हमारी सरकार ने और कुछ प्रयास किया? जैसे शिक्षा के अतिरिक्त हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो क्राइम होता है उस क्राइम के आधार पे यदि हम लैंगिक समानता की बात करते हैं या किसी और आधार पे, शिक्षा के आधार पे समानता की बात करते हैं, ठीक है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। महिलाओं के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था भी करके रखा है। जो संसद में 33% आरक्षण की भी बात बीच बीच में चलते रहती है, विधानसभाओं में भी चलते रहती है आरक्षण की बात में। पर इसके अतिरिक्त क्या और अन्य मुद्दे हैं जिस पे हमें समानता की स्थिति निर्मित करनी चाहिए, या यूसीसी आने के बाद में सरकार का स्टेप क्या होगा कि वो लैंगिक समानता की बात को कर सके? तो इसके लिए सरकार ने कोई स्पष्ट रुख नहीं बताया है, या कोई भी ऐसा कोई कानून बनाने की बात नहीं होती है। ठीक है। दूसरी चीज, कानूनों की सरलता। दूसरी चीज ये आ जाता है कानूनों की सरलता। एक देश एक कानून आने से कानूनों में थोड़ी सी सरलता तो आएगी। ये सही है कि एक देश एक कानून आने के बाद कई बार विरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है कि भारत का कानून कुछ और कहता है और धार्मिक आधार पे जो कानून है वो कुछ और कहता है। तो इसको लेके कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। जैसे 3 तलाक का जब मुद्दा आया था तो बहुत सारे विवाद की स्थिति वहाँ भी निर्मित हुई थी। ठीक है। तो कानूनों में सरलता की स्थिति आएगी। आधुनिकीकरण, हाँ, आधुनिकीकरण की स्थिति तो निर्मित होगी। ये सही बात है कि समान नागरिक संहिता यदि आ जाए तो आधुनिकीकरण में थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं आधुनिकीकरण में। जैसे यदि हम वर्तमान समय में आज देखें तो आज से 50 साल पहले की स्थिति और थी। लड़कियों का एक विशेष पहनावा हुआ करता था। यदि लड़कियां उस पहनावे से अतिरिक्त कुछ और पहनावा ले लेती थी तो समाज में उनका जो सामाजिक नज़रिया था वो बदल जाता था। पर आज हम देखते हैं कि बिल्कुल लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं, वो किसी विशेष ड्रेस कोड से हट के भी अपना ड्रेस कोड सेलेक्ट कर सकती हैं। पर इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आधुनिकीकरण की परंपरा तो चलेगी, लेकिन समान नागरिक संहिता बनने के बाद रूढ़िवादी परंपरा और जो रूढ़िवादिता है या जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे सती प्रथा तो खत्म हुआ, लेकिन सती प्रथा का कानून बनने के बाद भी लगभग 50-100 साल तक सती प्रथा, आज के डेट में सती प्रथा दिखाई नहीं देता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चली। समान नागरिक संहिता यदि हम लागू कर भी देते हैं तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर जो अन्य धर्म हैं या किसी विशेष धर्म का नाम ना ले, क्योंकि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कानून जो है, कुछ ना कुछ बातें जो है वो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलती है। तो आधुनिकीकरण होगा, ठीक है, आधुनिकीकरण होगा, पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आधुनिकीकरण की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी। जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है वो वैसा होगा। ठीक है, हाँ, एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं, पर इसमें कोई अचानक से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने वाला है जैसा कि बात किया जाता है।
सामाजिक समरसता की स्थिति निर्मित होगी, तो सामाजिक समानता की स्थिति निर्मित होगी। हाँ, ये स्थिति निर्मित हो सकती है सामाजिक समानता, यदि एक समान नागरिक संहिता आए। और एक समान नागरिक संहिता आने से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो सामाजिक समरसता में ही होने वाला है, सबसे बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा किनको होगा? जो महिलाओं की जो स्थिति है किसी भी धर्म में, उनकी जो स्थिति में गिरावट देखने को हमको मिलती है, वो स्थिति में थोड़ी सी एक ऊंचाई जरूर प्राप्त हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है उसके आने से कुछ चीज़ों में बदलाव जरूर होगा, पर ये बदलाव कितनी तेजी से होगा हम इस बात में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए धार्मिक बदलाव की जब भी बात होती है कहीं ना कहीं विरोध होता है, और ये अभी से नहीं हो रहा है। ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेजों ने भी कुछ अच्छी चीज़ें किया है। अंग्रेजों ने पारंपरिक नीति नियमों से बदलकर अपना कानून बनाया और उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा, और एकदम अचानक से कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस आया, धीरे धीरे चेंजेस आया। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है वो है जागरूकता। एक जागरूकता की स्थिति होनी चाहिए। दूसरी स्थिति होनी चाहिए कि जो समर्थन है वो सभी का समर्थन हो। समर्थन की जब बात आती है तो ये एक प्रेशर के तहत, एक दबाव के तहत ये यूसीसी ना लाया जाए। यूसीसी लाने के लिए सभी एक तो जागरूकता की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी धर्म के बच्चे जो हैं, सभी धर्म के लोग जो हैं वो जानते हैं कि कहाँ पे हमने बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग किया है और हम आगे भी करते हैं। तो रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हाँ, कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने के लिए कानून की विशेष जरूरत है, तो वैसे कानूनों को बनाया जाए। आम सहमति की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। जब तक ये आम सहमति की स्थिति निर्मित नहीं होगी तब तक यूसीसी बनाने के बावजूद भी वो चीजें होती रहेंगी। ठीक है, अब इसका विरोध, सबसे पहला जो विरोध होता है वो राजनीतिक तौर पे होता है। तो हमें राजनीतिक एकता सबसे पहले लाना पड़ेगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी जो पंथ के लोग हैं, जब तक राजनीतिक एकता की बात नहीं होगी, हमारे यहाँ जो विरोध होता है उसमें विरोध में सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक कारण। यदि एक पार्टी कुछ करना चाहती है तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, यूसीसी समान नागरिक संहिता कोई बुरी चीज़ नहीं है, यूसीसी अच्छी चीज़ है और आना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विरोध जो होगा वो विरोध होगा राजनीतिक। दूसरी चीज होता है विरोध धार्मिक, धर्म के आधार पर विरोध। जैसे मैंने बताया कि जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो समान नागरिक संहिता आने के बाद होगा ये कि जो विशेष धर्म के लोग हैं, जिनका अपना खुद का पारंपरिक रूप से कानून चलता है, उनका कहना है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। उनका कहना है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि मैं अपनी बात करूं तो ये मेरा विचार है कि यदि हम किसी रूढ़िवादी परंपरा को लेके चलें और हम ये कहें कि वो धार्मिक रूप से सही है, तो फिर आज के डेट में जब आप 2023 में बात कर रहे हो, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, जब आप एजुकेशन की बात करते हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको धार्मिक रूढ़िवादी, धार्मिक परंपरा, धार्मिक मान्यताओं को अलग रखकर कानून को दर्जा देना पड़ेगा। और ये किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं हो रही है, ये लगभग सभी धर्मों में होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर धर्म की अपनी एक पारंपरिक देन है, हर धर्म की अपनी कुछ कुछ रूढ़िवादिता है, तो सबको रूढ़िवादिता का त्याग करना पड़ेगा। आपके धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको अडॉप्ट कीजिए। आपका धर्म जो कहता है, अच्छी अच्छी चीज बातें करता है, आप उन अच्छी बातों को अडॉप्ट कीजिए, उसका पालन कीजिए। और वो जो अच्छी बात है वो कानून से विपरीत नहीं है। किसी भी धर्म में जो भी अच्छी बात है, या फिर हम ये कहें कि हमारा जो कानून बनता है वो किसी धर्म के विरोध में नहीं बनता है। हमारा कानून तो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आपको अपने धर्म को मानने की, अपने भगवान को पूजने की, अपने ईश्वर को, अल्लाह को पूजने की पूरी स्वतंत्रता है। आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, आप किसी को भी पूछ सकते हो, आपके लिए कोई ऐसा विशेष कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन आप यदि किसी रूढ़िवादी परंपरा को लेके आके फिर कानून के आड़े में आओगे तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। और तीसरा जो विरोध होता है
वो तो मैंने बताया, संवेदनशीलता का एक मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, और ये संवेदनशीलता का मुद्दा भी कहीं ना कहीं धार्मिक ही है। धार्मिक संवेदनशीलता की जब बात आ जाती है, लोग अपने धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। धर्म की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, आप भाई उसका त्याग कर दो। जो रूढ़िवादी मान्यता है, आप उस मान्यता का त्याग करो, क्योंकि वो गलत है। आप उसकी जगह नई चीज़ें लाओ, आप उसकी जगह नई पारंपरिक चीज़ों को लाओ। ठीक है, होना ये चीज़। तो अब इसे किस तरीके से किया जा सकता है? अब इसको करने के लिए यदि यूसीसी लाना है तो यूसीसी किस तरीके से लाया जाए? तो सबसे पहला यूसीसी लाने के लिए होना चाहिए इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। मैंने जैसे बताया, भारत जो है वो, भारत में राजनीति तो हम सबको पता है किस तरीके की राजनीति होती है। आज कोई अच्छा करना भी चाहे तो उसको लोग करने नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके की राजनीति भारत में होती है, और भारत में शायद भारत का जो विकास होना चाहिए वो विकास शायद इसी की वजह से नहीं हो पाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यदि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जापान की हम बात करते हैं, तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। जापान की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ खाने को नहीं थी, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, इस तरीके से। और 1948 के बाद में आज की जो जापान की स्थिति है, टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप पे जापान रहता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। वहाँ के जो राजनेता रहे हैं, वो राजनेताओं ने देश को बढ़ाने का काम किया है। वहाँ के राजनेताओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो बोलना चाहिए कि टकराव की स्थिति नहीं रही। तो हाँ, वहाँ भी होता होगा, ऐसा नहीं कि राजनीतिक टकराव नहीं होता होगा, पर देश में, हमारे भारत देश में ये स्थिति कुछ अलग है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर यूसीसी लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है। दूसरी चीज होती है व्यापकता या व्यापकता या व्यापक रूप से समर्थन की स्थिति। सभी का समर्थन जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन यहाँ पे जरूरी है। हम किसी एक विशेष धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। और तीसरा है चरणबद्ध प्रक्रिया। मैंने बताया ना, ये ड्रास्टिक रूप से आप इसको नहीं ला सकते। आप समान नागरिक संहिता सीधा सीधा आपने कानून बना दिया, सबसे पहले विरोध तो इसका संसद में होगा, बहुमत से इसको पास करवाना पड़ेगा। कानून बनाने में सबसे बड़ी अड़चन है राजनीतिक इच्छा शक्ति है नहीं, कुछ राजनेता नहीं चाहते हैं कि ये बने। दूसरी बात, यदि ये बन भी गया और इसको हम किसी सोसाइटी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, किसी समाज में, तो वो समाज उसको कितना स्वीकृत करेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको एक चरणबद्ध प्रक्रिया के आधार पर किया जाए, ना कि एकदम ड्रास्टिक चेंजेस किया जाए। चरणबद्ध प्रक्रिया के आधार पर किया जाए, मतलब ये है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोगों की जो रूढ़िवादी मान्यता जो है, उसके आधार पर उन्होंने जो कानून बना के रखा है, सबसे पहले उस कानून को हटाने का काम किया जाए। ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने बता दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, और एक देश एक कानून का महत्व है। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक देश एक कानून चलता है, और आप लोग जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं को हट के अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए चर्चा के साथ, नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय।